चलो देखो, ऋणात्मक उत्प्रेरक पूछिए। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक लिखना नहीं, उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु वेग को परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है जी? अर्थात उत्प्रेरक का काम है वेग परिवर्तित करना। ध्यान देना इस बात को। सामने ऋणात्मक लगा, ऋणात्मक का मान क्या होता है जी? अर्थ क्या होता है? कम करना होता है ना। तो परिवर्तित करना मतलब अगर कम कर दिया, परिवर्तित करना हमने बोला तो परिवर्तित करने से हमें नहीं पता चल रहा था कि कम कर रहा है कि अधिक कर रहा है। जैसे अगर हम कहें कि राम की आयु परिवर्तित हो गई, तो पता चला क्या बेचारा बड़ा हुआ छोटा हुआ? पता चल गया बड़ा ही होगा, छोटा थोड़ी होगा। जाहिर सी बात है, 20 साल कितना भी है, अगले साल बड़ा ही होगा, छोटा थोड़ी हो जाएगा। इस साल 20 साल का तो अगले साल 19 साल का हो जाएगा। तुमको पता चल गया, ध्यान देना। तो एक कॉमन सेंस था, ध्यान दो। यहाँ पे अगर केवल परिवर्तित करना बोलते हैं तो परिवर्तित करने से हमको नहीं पता चलता है कि वृद्धि हो रही है कि कमी, अर्थात उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। सामने ऋणात्मक लगने से हमको पता चल गया कि ये क्या हो रहा है? कम कर रहा है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। हो जाएगा ना। और धनात्मक उत्प्रेरक इसी तरह से बनेगा, धनात्मक माने बढ़ाना। तो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और सामान्यतया जब हम उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसी धनात्मक उत्प्रेरक के लिए करते हैं। अर्थात अगर हमसे कोई उत्प्रेरक की परिभाषा पूछे तो उत्प्रेरक की तो सर्वमान्य परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, तो भी कोई गलती नहीं होगी। अर्थात धनात्मक उत्प्रेरक या उत्प्रेरक एक ही अर्थ में लिए जाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक या उत्प्रेरक एक ही अर्थ में लिए जाते हैं, याद रखे रहना। समझ गए? अगर कोई हमसे उत्प्रेरक की परिभाषा पूछा तो हम धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा बता दिए तो गलत नहीं होगा। लेकिन एकदम सर्वमान्य परिभाषा अगर सही बताना चाहते हो तब यही बताया करो, वेग परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। ये नहीं कि वेग बढ़ा देता है, बढ़ा देता है तब तो वो धनात्मक है, लेकिन वो भी गलती नहीं है। लेकिन अगर सही परिभाषा बताना चाहते हो तब यही बताओगे कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, ये याद रखना। अगर ऋणात्मक सामने लग गया तो वेग को कम कर देगा, धनात्मक सामने लग गया तो वेग को अधिक कर देगा। हो जाएगा। शुरू करो। कहां तक हम लोग पहुंचे थे अपना? Fe3+ वाला बता दिए थे ना। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो। वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत चल रहा था। वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत में हमने सीखा कि इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं अपने ऊपर सम आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं। तो अब एक चीज ध्यान दो, अगर कोई कोलाइडी कण AB है तो या तो वो अपने ऊपर A+ का अधिशोषण कर सकता है, इसका A+ का, या अपने ऊपर B- का अधिशोषण कर सकता है। याद रखे रहना, ऐसा नहीं है जिसको पकड़ के ले जाओ तुरंत ही कर लेगा। ठीक। अब जिसका भी करेगा समान आयन का करेगा। चाहे अगर A+ का किया तो पूरा A+ का ही करेगा, B- का किया तो B- का ही करेगा। अब कैसे होगा अभी हम ये चीज को समझ रहे हैं एक एग्जाम्पल से। उसके लिए हम नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखते हैं। इंडिकेट पॉइंट बोले, लिखो। कोलाइडी कण पर
कोलाइडी कण पर आने वाले आवेश की प्रकृति, आने वाले आवेश की प्रकृति, आने वाले आवेश की प्रकृति हो गया। विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित सम आयन पर निर्भर करती है, विलयन में उपस्थित सम आयन पर निर्भर करती है। विलयन में उपस्थित सम आयन पर निर्भर करती है। हो गया ना? अब देखो, जैसे जैसे अभी एक चीज ध्यान दो, यहां पे AgNO3 इसमें Ki दोनों एक क्यू है, मिलाया जाता है तो इससे बन जाता है AgI और प्लस KNO3। तो जैसे AgCl एक जगह बना था ना, वहां अवक्षेप बनता था, ये भी अवक्षेप बनना चाहता है और किसका काम करता है ये? कोलाइडी कण का, क्योंकि कोलाइडी कण ही तो अवक्षेप बनाने का काम करेंगे, स्कंदित होकर अवक्षेपण हो जाता है ना। तो क्या हो गया? यही कोलाइडी कण है, क्योंकि KNO3 विलयन में घुल जाता है, ये अवक्षेप बनाता है, इसलिए कोलाइडी कण का काम करेगा। अब ये अपने ऊपर अधिशोषण किसका कर सकता है? AgI जो है अपने ऊपर अधिशोषण किसका कर सकता है? या तो Ag प्लस का करेगा या तो I माइनस का करेगा। अभी बताए ना ऊपर कि अगर AB है तो या तो A प्लस का कर सकता है या तो B माइनस का कर सकता है, उससे अलग नहीं करेगा। ये चीज को याद रखे रहना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अब AgI कोलाइडी कण है, यही अधिशोषण करेगा और किसका करेगा? या तो Ag प्लस का करेगा या तो I माइनस का करेगा। ये निर्भर करेगा कि हम ये प्रक्रिया कैसे करा रहे हैं, क्योंकि KNO3 जो है, KNO3 ये तो विलयन में घुल जाता है, इससे हमसे मतलब ही नहीं, क्योंकि इसका तो अधिशोषण करेगा ही नहीं है। करेगा क्या? नहीं करेगा। अब हो क्या रहा है, ये चीज को ध्यान दो। ये दोनों है ना, पहले इसको लिख लो। कहां तो लिखे हो? जैसे इसको लिख लो पहले, सब आगे बढ़े। हो गया जी। तो अभी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, AgNO3 प्लस Ki, तीर के बाद AgI प्लस KNO3, ये कोलाइडी कण है, ये अवक्षेपित होकर नीचे बैठना चाहता है, परंतु इसके ऊपर सम आयनों के अधिशोषण के कारण ये विलयन अस्थायी बन जाता है और कोलाइडी विलयन बन जाता है। क्योंकि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का तो अपना आवेश होता नहीं है। ऐसे यहाँ पे AgI का अपना आवेश है क्या? कुछ इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि उसके आवेश तो कट के शून्य हो चुके हैं। ये अपने ऊपर आवेशों का अधिशोषण करता है, तब तो उसके ऊपर आवेश आता है ना। तो अब क्या होगा ये देखो, अगर हमारे पास विलयन AgNO3 का है, जैसे एक बर्तन ले लिया हमने और इसमें भर दिया, हमने भर दिए ना, किसका विलयन भर दिए? AgNO3 का विलयन भर दिए। अब विलयन भरे तो जाहिर सी बात है ये विलयन में Ag प्लस और NO3 के माइनस के रूप में रहेगा, अर्थात खूब ढेर सारे इसमें Ag प्लस रहेंगे। हमको NO3 माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि अधिशोषण ये या तो Ag प्लस का कर सकता है या तो I माइनस का कर सकता है।
हो गया ना। अभी बस हम ये समझना चाहते हैं किसका अधिशोषण होने वाला है, ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे अधिशोषण नहीं समझो कि अधिशोषण किसका हो रहा है, यहाँ तो केवल रिएक्शन समझाएं कि ये हो कैसे रहा है। अब हुआ क्या, जब ये AgNO3 का विलयन खूब ढेर सारे Ag+ है और NO3 माइनस भी रहे होंगे, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अपना जाएगा पोटेशियम से जुड़ जाएगा, उसका काम खत्म, ठीक। और वैसे भी वो इनमें कोई योगदान नहीं दे सकता है क्योंकि अलग है इनसे। तो अब हो क्या रहा है, हम इसमें अगर क्या मिलाएं, KI बूंद बूंद करके मिलाना है, ज्यादा नहीं, एक ही बार डाल दो, उड़े दो 2-3 बाल्टी, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा कर दिए तो अवक्षेपित हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक विद्युत अपघट्य है और विद्युत अपघट्य अगर ज्यादा मात्रा में मिला दोगे तो अवक्षेपण हो जाता है, सामने पढ़ रखा है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब इसको मिलाए तो जैसे ही ये KI आ रहा था और विलयन में जाएगा तो ये कौन सा आयन बनाएगा, K+ और I- बनाएगा ना। तो K+ तो तुम्हारा चला गया किसके पास, NO3 के पास। I- किससे जुड़ेगा, Ag+ से जुड़ेगा। तो क्या बना लिया ये विलयन में आके, AgI बना लिया ना, मतलब ये वाला समाप्त हो गया। समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, एक ठो जो Ag है I से जुड़ के AgI बना लिया ना। अब देख रहे होगे कोलाइडी कण तुम्हारा बन चुका है। अब बता दो अधिशोषण किसका हो जाएगा, Ag+ का कि I- का। Ag+ का होगा, क्योंकि I- तो बेचारा जो आया वो खत्म हो गया है, क्या कहीं I-। अरे तनी कॉमन सेंस लगाओ, जब तुम्हारे पास विलयन AgNO3 का है तो Ag+ खूब ढेर सारे हैं, 1 लाख 2 लाख है ना। अरे 1 मोल में जानते हैं 6.02 2 10 लाख 23 होता है, गिनती नहीं गिन पाओगे, समझ गए। इतने बड़े नहीं होंगे उसकी गिनती गिन लोगे, अभी इतने ज्यादा परमाणु अणु होते हैं उसके, तो उतने ज्यादा है। हम तो केवल यहाँ पे थोड़ा सा गिनने वाले की बात कर रहे हैं, किसको गिन सकते हैं अभी। तो हुआ क्या, जब विलयन हमारे पास था तो उसमें खूब ढेर सारे Ag+ थे और हम बूंद बूंद मिल करके मिला रहे हैं ना पोटेशियम आयोडाइड। बूंद बूंद करने का मतलब एक बूंद मिला रहे हो, बहुत थोड़ा सा मिला रहे हो तुम, मिला रहे हो। तो एक बूंद में हमने माना कि 1 पोटेशियम आयोडाइड आया था, तो 1 पोटेशियम आयोडाइड आया तो 1 K+ और 1 I- लेके आया। तो K+ तो चला गया NO3 के पास, एक ही I- आया था और यहाँ पे तुम्हारे 4 5 6 ठो Ag+ थे, 6 के साथ जुड़ जाएगा वो नहीं, जुड़ेगा तो किसी एक ही के साथ जुड़ेगा, क्योंकि I- है। अगर उसके पास एक Ag+ आ गया, दोनों जुड़ के काम खत्म कर लिए, क्या बन गया, AgI बन गया। लेकिन अभी भी तुम देख रहे हो विलयन में 5 Ag+ बचे हुए हैं। तो ये 5 Ag+ क्या करते हैं, इस AgI के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। तो हुआ क्या, अगर हमारे पास विलयन AgNO3 का है तो Ag+ आयन की अधिकता होगी, किसकी अधिकता होगी, Ag+ आयन की। तो उसमें बूंद बूंद पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर कोलाइडी कण AgI पर किसका अधिशोषण होगा, Ag+ का अधिशोषण होगा और धनात्मक कोलाइड बनेगा। यही है वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत, ठीक है। चयन करके अधिशोषण किया ना इसने। उसके बाद दूसरा, अगर मान लो तुम्हारे पास पोटेशियम आयोडाइड का विलयन है, किसका विलयन है, पोटेशियम आयोडाइड का, तो इसमें K+ रहेगा और I- रहेगा। क्या क्या रहेगा, K+ और I-, क्योंकि जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड होता है ये टूटता है K+ में और I- में। तुमको इसके में किससे मतलब है, K+ से मतलब है, मतलब कोलाइडी कण बना AgI का, K+ से मतलब रहेगा। अरे K+ से कौन मतलब है हमको, K+ तो जाके उसके साथ जुड़ रहा है ना उधर, तो K+ से मतलब नहीं है हमको, इसमें Ag+ से मतलब था, क्योंकि Ag+ यहाँ था, K+ से ही मतलब करा दिए। इसका मतलब कोलाइडी कण तो तुम्हारा Ag का बना हुआ है, Ag कौन यौगिक होता है। अब देखो इधर, ये AgI हमको कोलाइडी कण बनाना है तो पोटेशियम गया उधर, आयोडीन की जरूरत पड़ी, तो इसका मतलब जब विलयन का पोटेशियम आयोडाइड का लिया गया है तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, I- की मात्रा ज्यादा है, जैसे उसमें किसकी मात्रा ज्यादा थी, Ag+ की मात्रा है। उतने पोटेशियम ही, लेकिन उससे मतलब थोड़ी है।
अब हम किसको लेके आ रहे हैं, AgNO3 को बूंद बूंद करके ला रहे हैं ना। तो मान लो हमने एक ठो लिया और जब एक लेके आए तो इसका जो NO3 था किसके साथ चला गया, पोटेशियम के साथ उसने KNO3 बना लिया, जैसे यहाँ पे पोटेशियम NO3 के साथ चला गया था ना। तो यहाँ पे NO3 पोटेशियम पास चला गया, कहा तुम्हारे पास है, हम तुम्हारे पास चले जाते हैं, हो गया। तो अब क्या हुआ, बचा कौन इसमें, यहां से निकल के एक Ag+ बचा। जैसे ही ये विलयन में पहुंचा, इस I- ने इसको अपने में जोड़ के क्या बना दिया, AgI बना दिया। लेकिन अभी ढेर सारे कौन बचे हुए हैं, I-। क्या Ag+ बचा विलयन में कोई, जो एक दो बेचारे गए वो जुड़ के बन गए AgI, बचा कौन अभी ढेर सारा, I-। इसलिए I- क्या करता है, इनके ऊपर अधिशोषित हो जाता है। तो अब AgI के ऊपर कौन अधिशोषित हो जाएगा जी, I- अधिशोषित हो जाएगा, होगा ना। ये चीज को ध्यान देना। तो अधिशोषण कैसे हो रहा है, विलयन में जिस आयन की अधिकता होगी अधिशोषण उसी का होगा। ये हमारा निष्कर्ष निकल के आए, निकला ना। अगर AgNO3 का विलयन है तो किसकी अधिकता होगी, Ag+ आयन की अधिकता होगी। इसलिए कोलाइडी कण AgI पर किसका अधिशोषण होगा, Ag+ का अधिशोषण होगा। अगर विलयन हमारे पास KI का है तो I- की अधिकता होगी और AgI पर किसका अधिशोषण होगा, I- का। हम पोटेशियम और नाइट्रेट को क्यों नहीं चर्चा में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोलाइडी कण किसका है, AgI का है। इसलिए या तो हम Ag+ की चर्चा कर सकते हैं या तो I- की चर्चा कर सकते हैं। हमको पोटेशियम और नाइट्रेट से कोई मतलब नहीं है, वो बाकी आगे की द्विस्तर परत बनाने का काम करेंगे। मतलब जब ये कोलाइडी कण बन गया ना तो वो इसके आसपास चारों तरफ घूमते रहेंगे, ठीक है। जैसे ये धनावेश है और ये क्या ऋणावेश है ना, तो ये आसपास इसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहेंगे। अभी इसके आगे हम वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसमें इसको भी समझेंगे, ठीक। तो कोलाइडी कण पर आवेश किसका आएगा, या तो कोलाइडी कण में उपस्थित धनावेश का या तो कोलाइडी कण में उपस्थित ऋणावेश का, हो गया ना। तो कॉपी के सबसे ऊपर एक बार लिख लो, किसी कोलाइडी कण AB, किसी कोलाइडी कण AB, किसी कोलाइडी कण AB पर, किसी कोलाइडी कण AB पर, हो गया, या तो A+ का अधिशोषण हो सकता है, या तो A+ का अधिशोषण हो सकता है, या B- का अधिशोषण हो सकता है, या B- का अधिशोषण हो सकता है। हो गया ना। आगे लिखना, यदि विलयन में A+ आयनों की अधिकता है, यदि विलयन में A+ आयनों की अधिकता है, A+ आयनों की अधिकता है, तो विलयन में A+ आयनों की अधिकता है तो A+ आयनों का ही अधिशोषण होगा, तो A+ आयनों का ही अधिशोषण होगा, A+ आयनों का ही अधिशोषण होगा, हो गया ना। ये चीज को तुमको ध्यान में रखना है, हो जाएगा। तो इसी प्रकार B- वाला भी लिख सकते हो अगर जगह हो तो, जबकि B- अधिक होने पर उसका अधिशोषण होगा, जबकि B- अधिक होने पर उसका अधिशोषण होगा। तो कोलाइडी कण अपने ऊपर अधिशोषण किसका कर सकता है, या तो अपने धनायन का या तो अपने ऋणायन का, ठीक है ना। अगर उसके धनायन की अधिकता है
तो धनायन का अधिशोषण करेगा, अगर उसके ऋणायन की अधिकता है तो ऋणायन का अधिशोषण करेगा, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल से हमको समझ में आ गया। वास्तव में हुआ क्या था, अगर साधारण रूप से अभिक्रिया हम कराते तब AgNO3 और Ki को खूब ढेर सारा मिला देते, मतलब एक परत नली में AgNO3 लो, दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड लो, दोनों को मिला दो। मिला दिए तो क्या होता है, तुमने 10 में एक अभिक्रिया पढ़ रखी है, कॉमन अभिक्रिया थी, शुरुआत में सबसे पहले ये अभिक्रिया थी क्या, AgNO3 प्लस NaCl, तीर के बाद AgCl प्लस NaNO3, AgCl के नीचे तुमने तीर पढ़ा होगा, अर्थात AgCl का अवक्षेप बनता है। तो अब यहाँ पे AgCl का अवक्षेप क्यों बन गया, यहाँ पे AgI का अवक्षेप हमने क्यों नहीं बनाया? सवाल को ध्यान से समझो, यहाँ पे तुमने साधारण रूप में इसको है एकदम यही चीज, देखो यानी की जगह के हो गया, यानी भी क्षारधात, के भी क्षारधात, Cl की जगह I हो गया, Cl भी हैलोजन अधातु और I भी हैलोजन अधातु, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा तत्व को बदला हुआ है एक ही परिवार के, इसलिए दोनों के गुण सेम सेम होंगे। तो यहाँ पे AgI को भी क्या बनाना चाहिए था, अवक्षेप बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बनाया हमने, अभी समझते हैं। पहले यहाँ पे समझ लो क्यों बना लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं थे कि हम कोलाइडी विलयन बनाने वाले हैं। उस समय तो हम कोलाइडी विलयन जानते ही नहीं, समझ गए। उस समय तो हम खाली ये समझना चाहते थे कि अवक्षेप कैसे बनता है। तो हुआ क्या, हमने एक परत नली में AgNO3 का विलयन लिया, दूसरे में NaCl, दोनों को मिला दिए, एक ही साथ मिला दिए ना। अब तुम सोचो, जब विद्युत अपघट्य तुमने ढेर सारी मात्रा में मिला दिया तो क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा ना। विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाने पर क्या होता है, अवक्षेपण होता है, ये उसके उर्वरन मान से निकलता है ना। तो तुमने विद्युत अपघट्य जब ढेर सारी मात्रा में मिला दिया एक ही साथ तो क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा। इसलिए AgCl का क्या बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। और चूंकि यहाँ पे हमको बनाना था क्या, कोलाइडी विलयन बनाना था ना, इसलिए हम क्या करते हैं, AgNO3 का विलयन लेते हैं तो Ki को बूंद बूंद करके मिलाते हैं, एक ही बार में नहीं पलट देते हैं, परत नली की घुस जाओ मिल के आ जाओ उससे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भेजते हैं, और जब थोड़ा थोड़ा भेजोगे थोड़ा थोड़ा ही तो Ki जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या एक I माइनस गया और कहा लाओ भैया सब Ag प्लस जुड़ जाओ हमसे, अरे ये थोड़ी जुड़ जाएगा, जितना तुम्हारा आवेश है उतने जुड़ेंगे। एक ही I माइनस है तो एक ही Ag प्लस जुड़ेगा ना इससे, बाकी के वहां बचे रहते हैं। अभी इसके साथ ढेर सारा मिला देते बेचारा कुल उदासीन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, होता है कि नहीं होता है। इसीलिए देखो जो अधिशोषण हुआ है, जैसे जैसे तुम Ki मिलाते जाओगे ये अधिशोषण छूटता जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो Ag प्लस है किससे क्रिया करने के लिए भागते रहेंगे, I माइनस से क्रिया करने के लिए भागते रहेंगे ना। और धीरे धीरे क्या होता है, ये आवेश खत्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अभी सोचो, जब एक I माइनस आया तो एक AgI बना और उसके चारों तरफ किसने घेर लिया, Ag प्लस ने घेर लिया। अब जब दूसरा I माइनस हम लेके आएंगे, दूसरा I माइनस इसमें से किसी एक के पास जाएगा और इसको जुड़ा तो ये अलग हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, इधर AgI बन गया। अब दो अणु AgI के बन गए और इससे एक छूट गया, छूटा ना, अगला लेके आए, ये जुड़ के इधर बना दिया AgI, इधर बनाया तो ये भी खत्म। अब क्या निकल रहा है, विद्युत अपघट्य बढ़ा रहे हैं हम, कि आई एक विद्युत अपघट्य है। सोचो कैसे होता है विद्युत अपघट्य से स्कंदन, विद्युत अपघट्य हम बढ़ा रहे हैं। अब क्या हुआ, विद्युत अपघट्य बढ़ा तो यहाँ पे फिर से करेगा अपने आप को, ये फिर जोड़ेगा AgI, जोड़ेगा ना, ये हट गया, ये भी फिर जोड़ा AgI, देख रहे हो, हट गए, सब हट गए, दिख रहा है। तो एक समय ऐसा आया सब हट गए और पूरे कण कैसे हो गए, उदासीन हो गए, और इनमें ससंजन बल काम करने लगता है, तुरंत ये पास पास आते हैं और बड़े होकर कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और क्षेपण हो जाता है, जो पुराने रूप में हम पढ़े, समझ गए। तो इसीलिए पोटेशियम आयोडाइड को हम धीरे धीरे मिलाते हैं अगर कोलाइडी विलयन बनाना है तो। अब सोचो, जब हम AgNO3 के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को बूंद बूंद करके मिला रहे हैं तो विलयन हमारे पास किसका था, AgNO3 का था ना। तो इसमें कौन ज्यादा मात्रा में रहेगा, Ag प्लस ज्यादा मात्रा में रहेगा, और पोटेशियम आयोडाइड तुम धीरे धीरे मिला रहे हो तो अधिशोषण भी किसका हो जाएगा, Ag प्लस का हो जाएगा। दूसरी स्थिति में अगर पोटेशियम आयोडाइड का विलयन ले लें और Ag प्लस को बूंद बूंद करके मिलाएं, अर्थात AgNO3 को बूंद बूंद करके मिलाएं, तो इसकी मात्रा ज्यादा होगी,
I माइनस की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए अधिशोषण किसका हो जाएगा, I माइनस का हो जाएगा। तो यही कारण है एकमात्र अधिशोषण होने का कि कौन सा हम मिला रहे हैं, कौन सा हम मिला रहे हैं। तभी तो उसमें हमने लिखवाया कि विलयन में उपस्थित सम आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलयन में जो सम आयन है वो कौन है। यहाँ पे सम आयन I माइनस है, देख रहे हो, और यहाँ पे सम आयन कौन है, Ag प्लस है। तो सम आयन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि सम आयन कौन सा वाला है। अगर सम आयन धनायन है तो धनावेश का अधिशोषण होगा, सम आयन अगर ऋणायन है तो किसका अधिशोषण होगा, ऋणावेश का अधिशोषण होगा। हो जाएगा ना। तो लिखो फटाक से इसको। कौन सा, हाँ, तो तुमको K प्लस से कौन मतलब, हम कह रहे हैं K प्लस कहाँ जा रहा है, K प्लस NO3 के पास जा रहा है ना। तुम किसका कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हो, AgI का बन रहा है ना। तो AgI अपने ऊपर अधिशोषण किसका कर सकता है, या तो Ag प्लस का या तो I माइनस का। तो तुमको K प्लस या NO3 माइनस से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बढ़ रहा है K प्लस, विलयन में K प्लस बढ़ रहा है, लेकिन उससे कोई घाटा फायदा हमको नहीं है, क्योंकि K प्लस NO3 के पास जाएगा और इसके चारों ओर अभी जो दूसरी परत घूम रही है ना एक तो, वो दूसरी परत ये बनाने का काम करते हैं। अभी यहाँ पे पैसा गिरा हुआ है, अब जो जिसका है वो बैठा हुआ है वहां पे, अब पता चला जैसे गए लेने वो ले लेगा अपना, चक्कर लगाओगे चारों तरफ से, कब निकले कब हम लें। तो वही काम इसके साथ है कि ये धनावेश है, धनावेश है ये, और बाहर चक्कर लगाने वाले कौन है, ऋणावेश। वो धनावेश ऋणावेश आपस में जुड़ना चाहते हैं, ना, लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो किनारे किनारे चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि उनको बैलेंस कौन किया हुआ है। मान लो NO3 माइनस जाके इस Ag प्लस से जुड़ सकता था ना, लेकिन उसको बैलेंस कौन किए हुए, K प्लस और जल का परावैद्युतांक, क्योंकि जल के परावैद्युतांक के कारण ये विलयन में आयनिक अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं, आयनिक अवस्था में जुड़ के अपना यौगिक नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वो उसके पास नहीं जा पाते हैं और चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखो ध्यान देना, अधिशोषण कराते समय बस यही याद रखना कि जो कोलाइडी कण है वो अपने आयन का ही अधिशोषण करेगा, बाकी के उसके किनारे अपनी दूसरी परत बना के चक्कर लगाएंगे। इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विकस्तर। द्विकस्तर मतलब दो स्तर हो गया ना, एक स्तर तो इसके ऊपर बना, ठीक इसके ऊपर जो धनावेश वाला बना था, और उसके कुछ दूर के बाद ये लोग चक्कर लगाते रहते हैं, इसको पता ना करें तो अपना पैसा लेकर रख लेगा, ठीक है। तो इसीलिए चक्कर लगाते हैं थोड़ी दूर पे, तो थोड़ी दूर पे दूसरी परत बनती है, तो एक स्तर यहाँ बन जाता है, इसके ठीक ऊपर जो Ag प्लस चिपके हैं और उसके ऊपर जो चक्कर लगा रहे हैं ये दूसरी परत बन जाती है। अब वो चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान देना, तो घूमते रहते हैं, इसलिए उसको मूवेबल लेयर कहते हैं, अर्थात चलने वाली परत कहते हैं। और ये पहली वाली जो है Ag प्लस उस पर चिपक गए तो क्या वो चक्कर लगाएंगे, नहीं, तो वो स्थिर परत होती है। दो परतें होती है, एक स्थिर परत और एक गतिशील परत, ठीक। वही द्विकस्तर बनता भी, आगे दूसरे सिद्धांत में इसको पढ़ रहे हैं। कहा तक लिखे जी, इसको बना लिए, ये वाला ये लिख लिए हो ना, आगे लिखो। अब यदि AgI का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, या यदि मत लिखना, अब AgI का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, AgI का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, AgI का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए डैश दो, पहला नंबर लिखो। अब देखो AgI अगर बनाना है तो इन दोनों को आपस में मिलाना होगा, ढेर सारा मिला दिए तब तो इसकी तरह स्कंदन हो जाएगा, तो हमको स्कंदन तो करना नहीं, इसलिए धीरे धीरे मिलाएंगे। तो कोई एक हमारे पास रहेगा, उसमें दूसरे को धीरे धीरे मिलाना रहेगा, तो दोनों में से कोई भी हमारे पास रह सकता है, इसलिए दोनों स्थितियां बन सकती हैं, धनावेश वाला भी बन सकता है और ऋणावेश वाला भी। तो पहला नंबर लिखो, इसलिए इसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला नंबर, यदि AgNO3 के अधिक विलयन में, यदि AgNO3 के अधिक विलयन में, AgNO3 के
अधिक विलयन में AgNO3 के अधिक विलयन में हो गया KI को बूंद बूंद करके मिलाया जाए, KI को बूंद बूंद करके मिलाया जाए तो विलयन में किसकी अधिकता होगी? Ag प्लस आयनों की। तो विलयन में Ag प्लस आयनों की अधिकता के कारण Ag प्लस आयनों की अधिकता के कारण Ag प्लस आयनों की अधिकता के कारण हो गया कोलाइडी कण AgI पर, कोलाइडी कण AgI पर, कोलाइडी कण AgI पर हो गया ना? किसका अधिशोषण होगा? Ag प्लस आयनों का अधिशोषण हो जाएगा, Ag प्लस आयनों का अधिशोषण हो जाएगा और धनात्मक कोलाइड बन जाएगा, और धनात्मक कोलाइड बन जाएगा। धनात्मक कोलाइड बन जाएगा। हो गया ना? तो अगर ये रिएक्शन लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। देखो AgNO3 जो रहेगा विलयन हमारे पास, इस बार AQ लिखा मतलब विलयन, ठीक है? तो ये जो AgNO3 विलयन है ये क्या है? आधिक्य में है ना? और इसमें किसको मिला रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को कैसे मिलाया जा रहा है? बूंद बूंद करके मिलाया जा रहा है। हो गया? तो अब जो इधर AgI बनेगा इसके ऊपर अधिशोषण किसका हो जाएगा? Ag प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अधिकता किसकी है? Ag प्लस की है, ठीक है ना? वैसे लिख सकते हो। बाद में हमको KNO3 से मतलब ही नहीं है, वो अपनी दूसरी लेयर बना के घूमेगा उधर। ध्यान देना, जो आधिक्य में होगा उसी का आवेश अधिशोषित होगा। हो गया ना? नीचे दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर। जबकि पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य वाले विलयन में, पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य वाले विलयन में, पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य वाले विलयन में AgNO3 को बूंद बूंद करके मिलाने पर, AgNO3 को बूंद बूंद करके मिलाने पर हो गया किसकी अधिकता के कारण? I माइनस आयनों की अधिकता के कारण, I माइनस आयनों की अधिकता के कारण हो गया कोलाइडी कण AgI पर, कोलाइडी कण AgI पर I माइनस का अधिशोषण हो जाता है, I माइनस का अधिशोषण हो जाता है।
I माइनस का अधिशोषण हो जाता है, हो गया, और ऋणात्मक कोलाइड बनता है, और ऋणात्मक कोलाइड बनता है। हो गया ना? बस इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जो विलयन अधिक होगा वही आयन अधिशोषित होगा। हो गया ना? अब यहीं पर हुआ क्या कि Ag प्लस बना और इधर ये I माइनस जुड़ा, एक्स्ट्रा कौन कौन बच गए हैं? नहीं, इन दोनों को जब मिलाए थे हम तो I Ag ये तो प्रयुक्त में आ गए, बचे हैं कौन कौन से? K प्लस NO3 माइनस ना, तो वो कहीं दूर नहीं भागते हैं। जुड़ना तो चाहता था K प्लस I से, जुड़ना चाहता है ना, लेकिन विलयन में रहने के कारण ये आयनिक अवस्था में रहते हैं कि I को जैसे ही हम विलयन में ले जाते हैं ये किस अवस्था में आ जाता है? K प्लस और I माइनस के रूप में। ऐसे ही जो K प्लस और NO3 माइनस है, दिख रहा है ना, ये भी विलयन में जाने के बाद K प्लस अलग हो जाता है और NO3 माइनस अलग हो जाता है, अर्थात ये अलग ही अवस्था में रह रहे हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। मतलब ऐसे चारों ओर ये चक्कर लगाते रहेंगे, दिखाई दे रहा है? अब कभी यहाँ पे निश्चित है क्या कि यहाँ पर धनावेश रहेगा कि ऋणावेश रहेगा? नहीं निश्चित है ना, क्योंकि चक्कर लगा रहे हैं। कभी यहाँ धनावेश आएगा, कभी यहाँ ऋणावेश आएगा। तो ध्यान देना, ये जो कोलाइडी कण पर ऋणावेश की चारों ओर परत बनी है, उसके बाहर कुछ दूर पर धनायनों और ऋणायनों की एक गतिशील परत बन जाती है। कौन सी परत बनती है? गतिशील परत, जिसे हम द्विक परत कहते हैं, और पूरी दोनों परतों को मिलाकर द्विक स्तर कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी परत है, इसको द्विक परत कहो चाहे द्विक स्तर कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहीं से हमारा बन जाता है वैद्युत द्विक स्तर सिद्धांत। तो फटाक से लिख लो इसको भी, आपको ज्यादा तो उसमें समझना नहीं है कि वैद्युत द्विक स्तर सिद्धांत कैसे हुआ। बस कोलाइडी कण था, कोलाइडी कण पर I माइनस की अधिकता के कारण उसका अधिशोषण हुआ ना, और बाकी के जो शेष बचे थे उसके चारों ओर क्या करने लगे? चक्कर लगाने लगे। दो परत बन गई, बनी कि नहीं बनी? अब ये परत तो फिक्स है कि ऋणावेश की है, और ये परत धनावेश की कभी रहती है, कभी किसकी रहती है? ऋणावेश की रहती है। इसलिए दोनों में विभव का अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। और क्या नाम यहाँ दिया जाता है? जीटा विभवांतर। जीटा विभवांतर तुमसे परिभाषा पूछा जा सकता है क्या है, इसीलिए इस सिद्धांत को लिखवा रहे हैं। हेडिंग लिखो फटाक से, हेडिंग नीचे। अब कोलाइडी अवस्था में आवेश का वितरण, कोलाइडी अवस्था में आवेश का वितरण, वैद्युत द्विक स्तर सिद्धांत, वैद्युत द्विक स्तर सिद्धांत। हो गया ना? हो गया। अब लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार पहला नंबर कोलाइडी विलयन में प्रत्येक कोलाइडी कण के पास एक द्विपरतीय
संरचना होती है, संरचना होती है। हो गया, संरचना होती है। अब देखो, एक कोलाइडी कण अगर हम AgI की चर्चा करें तो एक परत तो इसके चारों ओर ये बन गई और दूसरी परत जो चारों ओर चक्कर लगा रही है तो दो परत हो गई। पहली परत स्थिर है, वो तो चक्कर नहीं लगा रही है। पहली परत स्थिर है और दूसरी चक्कर लगा रही है, वो गतिशील परत हो गई। हो गया ना? तो नाम अभी नहीं लिखते, सीधे अगले पॉइंट में लिख लेते हैं। क्या लिखे? द्विपरतीय संरचना होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, पहली परत हो गया कोलाइडी कण पर अधिशोषित होने वाले, कोलाइडी कणों पर अधिशोषित होने वाले, कोलाइडी कणों पर अधिशोषित होने वाले धनायनों अथवा ऋणायनों की होती है। अब धनायन किया तो हमसे नहीं मतलब, ऋणायन किया तब भी नहीं मतलब है, केवल हमको यही लिखना है। पहली परत कोलाइडी कणों पर अधिशोषित होने वाले, हो गया ना, धनायनों तथा ऋणायनों, धनायनों तथा, एक मिनट, तथा बोले अथवा बोले थे, धनायनों अथवा कैसा थोड़ी ना आ जाएंगे, दोनों एक ही आएगा ना, धनायन या ऋणायन। देखो यहाँ पे ऋणावेश आया था, इसके पहले वाले में धनावेश आया था। ठीक है, तो क्या लिखे? पहली परत कोलाइडी कण पर अधिशोषित होने वाले धनायनों अथवा ऋणायनों की होती है, धनायनों अथवा ऋणायनों की होती है। हो गया ना? जिसे स्थिर परत कहते हैं, काली पेन से लिख लेना इसको, जिसे स्थिर परत कहते हैं। तो स्थिर परत क्या है? जो कोलाइडी कण पर धनायन अथवा ऋणायन अधिशोषित हुए हैं, वो कौन सी परत है? स्थिर परत है। हो गया ना? अगला नंबर, जबकि दूसरी परत हो गया माध्यम और उनमें विसरित मुक्त धनायनों तथा ऋणायनों की होती है। दूसरी परत माध्यम, आगे क्या लिखे? माध्यम और उनमें विसरित धनायनों तथा ऋणायनों की होती है। हाँ वही, विसरित मुक्त धनायनों तथा ऋणायनों की होती है। मुक्त धनायनों तथा ऋणायनों की होती है। हो गया ना? क्योंकि ये धनायन तथा ऋणायन गतिशील होते हैं, क्योंकि ये धनायन तथा ऋणायन गतिशील होते हैं, इसलिए इसे गतिशील परत कहते हैं। काले पेन से आगे लिख लेना, इसलिए इसे गतिशील परत कहते हैं। हो गया? तो अभी देखो, जैसा कि हमने कहा कि पहली परत तो तुम्हारा हो गया, ये Ag और I ने यहाँ पे भाग ले लिया। मुक्त कौन है यहाँ पे? K प्लस और NO3 माइनस। इनकी परत जो होगी यहाँ पे चक्कर लगाएगी, चारों ओर लगाएगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? गतिशील। क्योंकि अगर मुक्त आयन है तो मुक्त आयन कभी भी रुक नहीं सकते, ये याद रखना। मुक्त आयन कभी भी रुकेंगे नहीं। अगर वो आयन मुक्त है तो हमेशा गतिशील रहेगा। इसलिए विलयन में आयन हमेशा गतिशील होते हैं, परंतु इधर उधर की दिशा में गतिशील होने के कारण उनमें कोई, क्या बोलते हैं, धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोड जैसे ही लगाते हैं, ये सारे के सारे आयन एक सीधी रेखा में चलने लगते हैं इलेक्ट्रोड के प्रभाव में, इसलिए धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो अगर मुक्त आयन है तो गतिशील हमेशा होगा, याद रखे रहना। तो आगे लिखो,
कहां तक लिखे जी? गतिशील परत कहते हैं ना। चलो आगे लिखो। तीसरा नंबर, चौथा नंबर लिखो। स्थिर परत और गतिशील परत के बीच, या ऐसे लिखना, स्थिर परत और गतिशील परत विपरीत आवेश वाले होते हैं। विपरीत आवेश वाले होते हैं। स्थिर परत और गतिशील परत विपरीत आवेश वाले होते हैं। विपरीत आवेश वाले होते हैं। हो गया ना? जिससे दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जिससे दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। हो गया ना? जिसे जीटा विभवांतर कहते हैं। जिसे जीटा विभवांतर कहते हैं। देखो, जैसे ये हमारे पास एक कोलाइडी कण है AgI, इसने मान लो अपने ऊपर अधिशोषण कर लिया किसका? I माइनस का। कर लिया ना? तो यहां से देखो ऐसे ऐसे इस तरह से एक परत बन गई ना इसके चारों। हम तो चार ही दिखा रहे हैं, बहुत सारे जुड़े होंगे, दिखाई दे रहा है ना? ये एक परत बन गई। इसे हम कौन सी परत कहेंगे जी? स्थिर परत कहेंगे। अब देखो ये I माइनस है, एक्स्ट्रा कौन कौन बचे हुए हैं? K प्लस NO3 माइनस। ये इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, लेकिन चारों ओर चक्कर लगाते हुए पास कौन होगा? NO3 माइनस की K प्लस? K प्लस पास होगा। NO3 माइनस पास नहीं आ पाएगा, वो थोड़ा दूर से ही चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर NO3 माइनस पास आया तो इन दोनों में कैसा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल। इसलिए ये ज्यादा पास नहीं आ पाता है। पास कौन रहता है? K प्लस। मतलब ऐसे ये चक्कर लगाएंगे। देखो, K प्लस इधर से चक्कर लगाएगा, NO3 माइनस इसके पीछे से लगाएगा। क्यों जी? ऐसा क्यों हुआ? अरे क्योंकि ये भी धनावेश है, इसके पीछे भी ध्रुवीय चिपकने की कोशिश करेगा। दिखाई दे रहा है? तो ये उसके पीछे पीछे ही चक्कर लगाता है। ठीक? क्योंकि विलयन में है, इनको मुक्त अवस्था में रहना है, जुड़ तो सकते नहीं है ये, इसीलिए पास ही चक्कर लगाते हैं और जुड़ नहीं पाते, क्योंकि जल का परावैद्युतांक इनको जुड़ने नहीं देता है। जल के परावैद्युतांक के कारण ही ये घुले हुए हैं। अगर जल में परावैद्युतांक नहीं होता तो ये घुलते ही नहीं। जल का परावैद्युतांक इनके आयनिक बल को तोड़ देता है और इनको अलग अलग कर देता है। याद रखे ना, इसलिए सारे के सारे आयनिक यौगिक जल में क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। तो देखो K प्लस इधर से चक्कर लगा रहा है और NO3 माइनस इसके पीछे पीछे चल रहा है। यहाँ पे पहुंचा K प्लस, तो ये इधर पहुंच गया NO3 माइनस। दिख रहा है ना? धीरे धीरे ये चक्कर लगाते जाएंगे। ऊपर इधर पहुंचा K प्लस, तो इसके पीछे पीछे फिर NO3 माइनस चल रहा है। ऐसे देख रहे हो, एक परत और बन गई ना? लेकिन ये चक्कर लगा रही है, इसलिए इसे कौन सी परत कहते हैं? गतिशील परत कहते हैं। चक्कर लगाने को तो वो कहीं भी जाके लगा सकते थे, लेकिन ये ऋणावेश था ना, ये धनायनों को अपनी ओर ये आकर्षित करना चाहता है, इसीलिए इसी के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कहीं दूर नहीं भाग पाते हैं। अब लिख लो गतिशील परत। यही हमारा द्विकस्तर सिद्धांत है। जो इसके चारों ओर अधिशोषण हुआ स्थिर परत, और जो चारों ओर चल रहे हैं वो कौन सी परत? गतिशील परत। चलेंगे कौन? जो एक्स्ट्रा बचे होंगे। ठीक? स्थिर परत किसकी होगी? जो उसमें ज्यादा मात्रा में आयन था, सप्तम आयन। हो जाएगा? तो बना लो इसको फटाक से। चैप्टर समाप्त। कल शुरू करेंगे अगला चैप्टर।
क्या चीज? किसका परिवर्तन? क्या लिखे अभी इसमें पूरा? हो तो गया खत्म काम। अरे वैद्युत विकर्षक सिद्धांत पढ़ना है ना हमको। वैद्युत विकर्षक सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कोलाइडी कण द्विपरतीय व्यवस्था के साथ रहता है। किस व्यवस्था के साथ रहता है? द्विपरतीय व्यवस्था के साथ। उसी को वैद्युत विकर्षक कहते हैं। तो परिभाषा नहीं लिखी उसको, सिद्धांत देखना है तुम्हें। हो गया? उसके बाद क्या हुआ? पहली परत अधिशोषित आयनों की है और दूसरी परत किसकी है? उसके ऊपर गतिशील आयनों की है। हो गया? बस यही तुम्हारा सिद्धांत हो गया। चैप्टर समाप्त, खत्म कर।